Hello friends, welcome back to Student Modulator. लेक्चर नंबर 2.4 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे तीन टॉपिक। ईएमएफ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर उसके कंपैरिजन को देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के। फिर फाइनली हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ या ईएमएफ बोल सकते हैं इसे। तो EMF stands for electromotive force. Electromotive force is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell. Basically, कोई एक सेल या बैटरी जो कि बनता है एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, तो इस फॉर्मेशन से एक हमें बैटरी मिलता है। और इस बैटरी के दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो एडिशनली मतलब एक्सटर्नली अगर कोई सर्किट कनेक्ट ना किया गया हो, ओपन कंडीशन में जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, या सोर्स ऑफ ईएमएफ उसे बोला जाएगा। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो जनरली कोई भी बैटरी या सेल हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कई बार बोल देते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट चीज है ईएमएफ से। कैसे है वो हम लोग इस टेबल के जरिए समझेंगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन, EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open. जिस टाइम पर सेल या बैटरी जो सर्किट में कनेक्टेड है उसको हम लोग ओपन रख देते हैं, ओपन कंडीशन की बात करें, मतलब उसके एक्सटर्नली में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, मतलब उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा, उस केस में हम लोग उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलेंगे। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। जब हम लोग सर्किट को क्लोज कर देंगे तो उस कंडीशन में किसी भी रेजिस्टेंस या फिर किसी भी लोड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या किसी दो पॉइंट सर्किट या किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी हुआ जो कि हम लोग किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं। बट ईएमएफ के केस में ऐसा नहीं है। ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को ही बताता है, और वो भी उस कंडीशन में जिस समय वो सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से या लोड से कनेक्टेड नहीं है। सेकेंड कंपैरिजन देख लिया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डेफिनेटली, क्योंकि ईएमएफ हम लोग डिफाइन ही तभी किए हैं जब वो करंट उससे पास नहीं हो रहा। तो किसी भी सेल या बैटरी की बात करें तो उसका जो ईएमएफ है वो फिक्स्ड हो गया कि इतना ईएमएफ है इसका। अब उसको किसी सर्किट में भी कनेक्ट कर दें तो भी उसके रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ईएमएफ तो प्री डिफाइंड वैल्यू है सर्किट में कनेक्ट करने से पहले ही कि इस सेल या इस बैटरी का ईएमएफ इतना है। ठीक है, तो ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बट जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। मतलब ये हुआ कि सर्किट के अंदर जो हमारा कनेक्टेड सर्किट है, बैटरीज या सेल से जो हम लोग सर्किट कनेक्ट किए हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोड या बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड कंपैरिजन देख लेते हैं, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ऑफ कोर्स ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा ऐसा कोई टर्म यूज किया जाएगा, बिकॉज उसके लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज करते हैं। ईएमएफ मीन्स सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही, और वो भी ओपन कंडीशन में जब एक्सटर्नली कोई सर्किट या एक्सटर्नली कोई लोड कनेक्टेड ना हो। इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी भी दो पॉइंट सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बताता है, जबकि ईएमएफ के केस में ऐसा नहीं है। ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ ईएमएफ या फिर ये बोले कि सेल के लिए डिफाइंड रहता है।
फोर्थ पॉइंट है, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, उस पोटेंशियल डिफरेंस से डेफिनेटली जो अप्लाइड ईएमएफ है या फिर सेल है, जो हमारा ओरिजिनल सेल है, उसके ईएमएफ, उस वो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब हम लोग चार्जिंग कंडीशन का बात कर लेते हैं, हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड। मतलब जब हम लोग चार्जिंग ईएमएफ, सेल का ईएमएफ तभी फाइनलाइज होगा या ईएमएफ की वैल्यू तभी मिलेगी जब हम लोग उसको कंप्लीटली चार्ज कर देंगे। अगर हम लोग कंप्लीटली चार्ज ही नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ईएमएफ की वैल्यू कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो वैसे कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में ईएमएफ ऑफ सेल कम हो सकता है किसी भी सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, सो ओवरऑल ये थोड़ा सा कंपैरिजन था जिससे कि हम लोग डिफरेंस समझ सके कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली यही ध्यान रखना है कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, और वो फिक्स्ड होता है किसी भी बैटरी के लिए, वो डिपेंडेंट नहीं होता है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड कितना लगाया गया। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पहले फील्ड में भी डिफाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और किसी सर्किट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हर एक रेजिस्टेंस या हर एक लोड के लिए उसके रेजिस्टेंस की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। देखते हैं अगला टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि इंटरनली कितना रेसिस्ट कर, रेजिस्टेंस को हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, अपोजिंग द करंट फ्लो। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू या फिर ये बोले कि किसी सेल के थ्रू करंट फ्लो हो रहा, तो उस करंट फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अपोजिशन offered by electrolyte of the cell to the flow of electric current through it is called internal resistance of cell। तो बेसिकली अगर बात की जाए, अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट फ्लो कैसे हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही फ्लो होता है। तो उसी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो अपोजिशन प्रॉपर्टी डेवलप होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है वो देखते हैं। Factors affecting internal resistance of a cell. Larger the separation between the electrodes of the cell, more the length of the electrolyte through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो डिप किए जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोड्स बहुत दूर डिप किए गए, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा है, तो करंट फ्लो होने के लिए उसको इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा देर तक पास होना पड़ेगा, उस जो भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपोज कर सकता है, तो इस कारण से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही कहा गया है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड थिंग, और ऑफ कोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें कम करना है तो इलेक्ट्रोड्स को बहुत पास पास रखने की कोशिश करनी होगी। सेकेंड पॉइंट है जो अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर का होता है वो इलेक्ट्रोलाइट, देन internal resistance of course कम होगा। so lesser will be the internal resistance of the cell, that is internal resistance depends on the nature of the electrolyte। तो electrolyte किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, किस टाइप का यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स डाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड्स का एरिया जो है वो अगर ज्यादा होता है, एरिया जैसे ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। ये तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलर मैनर में इलेक्ट्रोड्स जो डिप किए गए हैं वो जितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैप्चर करेंगे उतना कम हमारा रेजिस्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। फाइनल पॉइंट देख लेते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स।
जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, नॉट ओनली इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पहले देख ही चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट से चूंकि पास हो रहा, तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड से भी तो वो करंट जो है वो पास होने वाला है, तो इस कारण से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है, कितना कंडक्टिंग है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल समझ लिया। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो किसी भी सेल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ई जो है वो सेल का ईएमएफ है और आर जो स्मॉल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। एक्सटर्नली हम लोगों ने इसे एक लोड से कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो जो ईएमएफ है वो टोटल ईएमएफ इक्वल होगा। अब इस ईएमएफ की बात की जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स है। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो पार्ट में बट गया। मतलब एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पर कुछ इस लोड के अकॉर्डिंग अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप है। तो इस तरह से हमारे पास दो पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है, और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सम करेंगे तो वो नेट ईएमएफ के इक्वल होगा जो सेल का ईएमएफ है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। कैपिटल वी ये जो लोड है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो स्मॉल वी है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो उसमें ड्रॉप हो रहा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, वो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो हो रहा है, इस सर्किट के थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा, तो इस कैपिटल वी की वैल्यू आई इंटू कैपिटल आर, और स्मॉल वी की वैल्यू वही करंट फ्लो हो रहा तो आई इंटू स्मॉल आर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यूज भी लिख ली। आई कॉमनली अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ओवरऑल करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। और यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम लोगों के पास ईएमएफ दिया हुआ है किसी सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम लोग उस सर्किट के थ्रू जो करंट है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना है। ओके, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड आर। तो यहां पर हम लोगों ने एक सर्किट इक्वेशन निकाल लिया। अब इसी सर्किट इक्वेशन का एक तरह से समझे यूज करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर से वही पॉइंट, ई इक्वल्स टू वी प्लस वी। कैपिटल वी रिप्रेजेंट कर रहा है लोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को, और स्मॉल वी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको। ओके, स्मॉल वी के जगह हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू स्मॉल आर, मतलब आई जो है हमारा करंट थ्रू द सर्किट है और आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओवरऑल आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस करंट आई को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं आई कैपिटल आर इक्वल्स टू वी, या वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, इस लोड के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग जानते हैं कि ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर इक्वल्स टू वी है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड दे दें तो आई कैंसिल आउट हो सकता है। तो देखते हैं, आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आई कैपिटल आर, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पर आई कैंसिल आउट हो गया और हमें आर की वैल्यू मिल गई ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। मतलब जो लोड का जो रेजिस्टेंस है, और ई जो है ईएमएफ ऑफ सेल है, वी जो है वोल्टेज अक्रॉस द लोड है, और माइनस वन, ये करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सर्किट में, अगर हमें क्या क्या चीज़ें पता हो। तो एक तो पता हो वोल्टेज अक्रॉस द लोड, और दूसरा चीज़ पता हो ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये दोनों चीज़ें अगर पता हो, और ऑफ कोर्स लोड का रेजिस्टेंस तो पता होगा ही, तो ये तीनों चीज़ें अगर पता हो तो हम इजीली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। अब प्रैक्टिकली इसको निकालेंगे कैसे, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड। वोल्ट मीटर मेथड का यूज करके हम लोग कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक ओपन सर्किट ले लेंगे। सेल को हम लोग लोड से कनेक्ट कर रहे हैं बट सर्किट को ओपन रखा गया, तो सर्किट ओपन है इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा।
अब वोल्ट मीटर लगा दिया गया इस सेल के अक्रॉस में, तो वोल्ट मीटर लगाते ही क्या होगा, चूंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा तो इसका मतलब आर, ये जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस में कोई ड्रॉप नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा वही हमारा जो पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर जो है वही रीडिंग देगा, यानी वोल्ट मीटर की इस बार जो रीडिंग आएगी वो वैल्यू होगी ई की, ईएमएफ ऑफ द सेल की। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ मेजरमेंट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, जो यहाँ पर सर्किट ओपन था उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, और सेम सर्किट है। अब की बार क्या हो जाएगा कि करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ, और ईएमएफ ऑफ सेल तो है ही, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ ड्रॉप होगा। तो इसकी बात अगर ना करें, हम सिंपली बात करें इस लोड की, तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर में रीडिंग मिल जाएगा हम लोगों को, चूंकि पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज ये वोल्ट मीटर रीडिंग में देगा। इसका मतलब इससे हमें V की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल लेंगे। तो हमें E और V की वैल्यू मिल गई फॉर रजिस्टर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ऑफकोर्स जो रेजिस्टेंस बॉक्स जो यूज किया है लोड के लिए, उससे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू तो देख ही सकते हैं कि कहाँ पर वो सेट है। तो वो आर की वैल्यू रखते ही और इसको कैलकुलेट करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इजीली निकाल सकते हैं बाई अब वोल्ट मीटर। तो हम लोगों को दो चीज़ें यूज करनी पड़ी, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें कि हम लोग लोड को सेट कर देंगे एक फिक्स वैल्यू पर, और दूसरा हमें लेना पड़ा वोल्ट मीटर, और इन दोनों का यूज करके हम लोग इजीली ये फॉर्मूले के थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल देखा, और देखा कि फाइनली इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का यूजिंग वोल्ट मीटर मेथड। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे। सो टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल होगा जिसके साथ उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा, उसके वीडियो लिंक अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग।